1609 की सर्दी में जेम्सटाउन भूख से मर रहा था। उपनिवेशी जीवित रहने के लिए चूहे, सांप और यहां तक कि चमड़े के टुकड़े भी चबा रहे थे। पुरातत्वविदों को बाद में कटे हुए निशान वाली हड्डियां मिलीं जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सबूत। अधिकांश मृतकों को किले के बाहर साधारण कब्रों में दफनाया गया था, लेकिन जेम्सटाउन के चर्च के फर्श के नीचे पुरातत्वविदों ने 4 सावधानी पूर्वक बने ताबूत खोजे। ये लोग नेता, सज्जन, यहां तक कि नाइट थे, अपने दर्जे को दिखाने के लिए वेदी पर दफनाए गए थे। सदियों तक इतिहास ने गर्व के साथ उनके नाम दर्ज किए, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उनके दांतों का परीक्षण किया तो डीएनए वंशावली से मेल नहीं खाता था। इसने एक छुपे हुए घोटाले को उजागर किया जिसे परिवार ने 400 वर्षों तक गुप्त रखा था। भूख, महत्वाकांक्षा और झूठ की कहानी वेदी के नीचे दफन थी, और जो चीजें उन हड्डियों ने प्रकट कीं, वह जेम्सटाउन को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। कल्पना करिए कि आप इतने भूखे हैं कि जूते का चमड़ा चबा रहे हैं, यह जानते हुए कि कल शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। जेम्सटाउन में 1609 की सर्दी को भूखमरी का समय के रूप में याद किया जाता है। आपूर्तियां समाप्त हो गई थीं, मूल समुदायों के साथ व्यापार ध्वस्त हो गया था, और राहत जहाज नहीं आए थे। बसने वालों को इतनी गंभीर भूख का सामना करना पड़ा कि वे हताश उपायों की ओर मुड़ गए। विवरणों में लोगों के चमड़ा उबालने, चूहे और सांप खाने और एक दिन और जीवित रहने के लिए कुछ भी तलाशने का वर्णन है। लंबे समय तक इतिहासकारों ने बहस की कि क्या ये विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण थे। फिर पुरातत्व ने उनकी पुष्टि की। 2012 में जेम्सटाउन रिडिस्कवरी, पुरातत्वविदों ने एक किशोर लड़की के आंशिक कंकाल को उजागर किया जिसे जैन नाम दिया गया। उसकी हड्डियों पर तेज कटे हुए निशान दिखे जो कसाई के काम के अनुरूप थे। इस बात का सबूत कि हताश उपनिवेशियों ने नरभक्षण का सहारा लिया था। स्मिथसोनियन की फॉरेंसिक टीम ने अवशेषों का विश्लेषण किया और इसे उत्तरी अमेरिका में किसी भी अंग्रेजी उपनिवेश में जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सबसे पहला भौतिक प्रमाण माना। इस सुधराहे अवधि के दौरान मृत्यु का पैमाना समझना कठिन है। 1607 और 1624 के बीच लगभग 700 लोगों ने वर्जीनिया के लिए इंग्लैंड छोड़ा। 1625 तक केवल लगभग 1-200 अभी भी जीवित थे। अकेले 1609, 1610 की सर्दी में जेम्सटाउन की आबादी लगभग 300 से गिरकर केवल 60 हो गई। इसका मतलब था कि 5 में से 4 लोग कुछ महीनों के भीतर मर गए। भूखमरी का समय सिर्फ भोजन की कमी के बारे में नहीं था, यह दर्शाता था कि उपनिवेश कितना नाजुक था। अलग थलग संसाधनों की कमी और नेतृत्व विवादों से जूझ रहा। बचे हुए लोगों को लगातार डर रहता था कि जेम्सटाउन खुद ही ध्वस्त हो सकता है। लेकिन कुछ उपनिवेशी सिर्फ दफनाए नहीं गए थे, वे ऐसी जगह दफनाए गए थे जो सबको बताती थी कि वे कौन थे। मृत्यु के बाद भी वर्ग तय करता था कि आप कहां लेटते हैं। 1608 तक जेम्सटाउन ने जेम्स फोर्ट की सुरक्षात्मक दीवारों के अंदर एक लकड़ी का चर्च बनाया था। यूरोपीय मानकों के अनुसार यह बड़ा या सुशोभित नहीं था, लेकिन वर्जीनिया में यह सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी। यह पूजा का स्थान और उपनिवेश का राजनीतिक हृदय दोनों था। यहाँ निर्णयों की घोषणा की जाती थी, गठबंधनों को चिह्नित किया जाता था और संकट के समय समुदाय यहाँ एकत्रित होता था।
चर्च के अंदर ही दफनाया जाना विशेष अर्थ रखता था। इंग्लैंड में वेदी के पास आराम करना एक विशेषाधिकार था, जो धनी और उच्च पद के लोगों के लिए आरक्षित था। वही परंपरा अटलांटिक पार गई। अधिकांश बसने वालों के लिए मृत्यु का मतलब किले के बाहर एक साधारण कब्र था, लेकिन कुछ कुलीन व्यक्तियों के लिए चर्च का फर्श ही उनकी अंतिम विश्राम स्थली बन गया। पुरातत्वविदों ने 2013-2014 में एक सफलता हासिल की, जब उन्होंने उस प्रारंभिक चर्च की चांसल वेदी के सबसे नजदीकी क्षेत्र के नीचे खुदाई की। उन्होंने 4 सावधानी पूर्वक निर्मित कब्रें पाईं। ये दफन जल्दबाजी में या अस्थायी रूप से नहीं किए गए थे। ताबूत अच्छी तरह से बने थे और 2 अपनी गुणवत्ता के लिए अलग दिखे। एक कब्र में कुछ उल्लेखनीय के निशान थे, चांदी के धागों और सेक्विन के साथ एक नाजुक कपड़ा, एक सैन्य पट्टी के अवशेष। कपड़ा विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि ऐसी पट्टियां दुर्लभ और प्रतीकात्मक थीं, अक्सर रैंक के अधिकारियों या औपचारिक उपयोग से जुड़ी होती थीं। यह तथ्य कि यह मिट्टी में बिल्कुल भी बची रही असाधारण था। इसकी उपस्थिति संकेत देती थी कि वहां दफन व्यक्ति उच्च स्थिति रखता था। इन खोजों ने दिखाया कि उपनिवेश के सबसे कठिन वर्षों में भी नेताओं ने पदानुक्रम और प्रतिष्ठा के विचार को मजबूत किया। इसे मृत्यु में भी अपने साथ ले गए। चर्च के फर्श के नीचे की कब्रें सिर्फ दफन से कहीं अधिक थीं। वे इस बारे में सार्वजनिक बयान थीं कि जेम्सटाउन में कौन सबसे ज्यादा मायने रखता था, लेकिन इन कब्रों ने सिर्फ शरीर संरक्षित नहीं किया था, उन्होंने वो कान सिर्फ नंबर शुरू रहस्य भी संरक्षित किए थे। 4 ताबूत, 4 आदमी और 4 कहानियां, जिन्होंने उपनिवेश के भाग्य को आकार दिया। चर्च की चांसल के नीचे की कब्रें यादृच्छिक नहीं थीं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और कलाकृतियों ने पुरातत्वविदों को संभावित पहचानों की ओर मार्गदर्शन किया। हर आदमी जेम्सटाउन की नाजुक शुरुआत के एक अलग हिस्से का प्रतिनिधित्व करता था। पहला था रेवरेंड रॉबर्ट हंट, उपनिवेश का पहला एंग्लिकन मंत्री। हंट 1607 में पहले बसने वालों के साथ आया था। विवादों के दौरान अपनी शांत उपस्थिति और प्रारंभिक चर्च में सेवाओं का नेतृत्व करने के लिए वह सम्मानित था। जब वह 1608 में मृत्यु हो गई, तो उसे चांसल के अंदर सम्मान के साथ दफनाया गया, जो उपनिवेश की पहचान में धर्म के महत्व को दर्शाता था। दूसरी कब्र संभवतः कैप्टन गैब्रियल आर्चर की थी। आर्चर एक प्रारंभिक नेता और जॉन स्मिथ का प्रतिद्वंद्वी था, जो जेम्सटाउन के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। आर्चर इंग्लैंड के साथ मजबूत संबंधों के लिए दबाव डालता था और स्मिथ की नेतृत्व शैली की आलोचना करता था। वह 1610 में भुखमरी के समय के दौरान मृत्यु हो गई। चर्च के अंदर उसका दफन उसके प्रभाव को उजागर करता है, भले ही उसकी राजनीति ने उपनिवेश को बांटा हो। तीसरा था सर फर्डिनांडो वेनेमैन, एक सैनिक और गवर्नर थॉमस वेस्ट का चचेरा भाई। वेनेमैन अमेरिका में दफनाया जाने वाला पहला अंग्रेजी नाइट था। वह 1610 में वर्जीनिया पहुंचने के केवल महीनों बाद मृत्यु हो गई, शायद बीमारी से। उसकी नाइटहुड और पारिवारिक संबंधों ने चर्च के अंदर उसकी जगह सुनिश्चित की, भले ही उपनिवेश में उसका समय संक्षिप्त था। चौथी कब्र कैप्टन विलियम वेस्ट से जुड़ी थी, गवर्नर वेस्ट का एक और रिश्तेदार। वह एक युवा सज्जन सैनिक था, जो पावहाटन योद्धाओं के साथ संघर्ष में मृत्यु हो गई। वेनमैन की तरह चर्च के अंदर उसका दफन उसकी कुलीन पृष्ठभूमि और गवर्नर के साथ उसके करीबी संबंध दोनों को दर्शाता था। एक साथ ये लोग विश्वास, राजनीति, सैन्य शक्ति
और पारिवारिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करते थे। जेम्सटाउन के पदानुक्रम की नींव, लेकिन भले ही उनके नाम दफन से मेल खाते लगते थे, पुरातत्वविद सावधान थे। सबूत मजबूत था, लेकिन निर्णायक नहीं। पहचान रिकॉर्ड, कलाकृतियों और शिक्षित अनुमानों पर आधारित थी, लेकिन इतिहास केवल उनकी पहचान का अनुमान लगा सकता था जब तक कि विज्ञान को नहीं बुलाया गया। जेम्सटाउन कम एक सीमावर्ती चौकी था, अधिक एक कुलीन शतरंज की बिसात। 17वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में शक्ति सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिभा के बारे में नहीं थी, यह पारिवारिक संबंधों में जड़ी हुई थी। उपाधियां, जमीन और प्रभाव वंशावली के साथ पारित किए जाते थे, और वे बंधन अटलांटिक पार भी चले गए। जेम्सटाउन सिर्फ एक नई बस्ती नहीं था, यह एक ऐसी जगह भी थी जहां कुलीन परिवारों ने अपनी पहुंच बढ़ाई। उपनिवेश के गवर्नर थॉमस वेस्ट, जिन्हें लॉर्ड डेलावार के रूप में भी जाना जाता है, इस व्यवस्था का प्रतीक थे। अंग्रेजी जेंट्री में जन्मे, वर्जीनिया में उनकी स्थिति, शाही नियुक्ति और उनके पारिवारिक नाम के वजन दोनों को दर्शाती थी। और वह अकेले नहीं आए थे। उनके भाई फ्रांसिस, जॉन और ऑरटी, नाथानियल, चचेरे भाइयों और अन्य रिश्तेदारों के साथ भी उपनिवेश से जुड़े थे। रिश्तेदारों के इस जाल ने वेस्ट परिवार को जेम्सटाउन के नेतृत्व पर व्यापक प्रभाव दिया। गवर्नर के घेरे में सर फर्डिनांडो वेनमैन और कैप्टन विलियम वेस्ट थे। दोनों को रिकॉर्ड में उसके रिश्तेदार के रूप में वर्णित किया गया था। उस शब्द का 1600 के दशक में वजन था। रिश्तेदार कहलाना का मतलब अवसरों, सुरक्षा और अधिकार तक पहुंच था। लेकिन रिश्तेदार भी एक लचीला शब्द था। इसका मतलब चचेरा भाई, भतीजा, ससुराल वाला या प्रतिष्ठा के लिए जोर दिया गया दूर का रिश्ता भी हो सकता था। ऐसे शब्दों का उपयोग करके परिवार एक संयुक्त मोर्चा पेश कर सकते थे, जबकि अपनी वंशावली में अंतराल या अनिश्चितताओं को चिकना कर सकते थे। एक नए उपनिवेश में, जहां अधिकार नाजुक हो सकता था, रिश्तेदारी के संबंधों को मजबूत करने से शक्ति को स्थिर में करने में मदद मिली। वेस्ट परिवार के लिए वेनमैन और विलियम को करीबी रिश्तेदार के रूप में दावा करना वर्जीनिया में उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाता था। फिर भी सब कुछ जुड़ता नहीं था। आधिकारिक कागजात ने पिता के संबंधों का सुझाव दिया, लेकिन कुछ रिश्तों को अस्पष्ट छोड़ दिया। वंशावली के प्रति जुनूनी समाज के लिए स्पष्टता की यह कमी असामान्य थी। यह इस बात का संकेत देता था कि विवरण जानबूझकर धुंधले किए गए हो सकते हैं। गवर्नर के आसपास का कुलीन जाल सतह पर साफ लगता था, लेकिन पारिवारिक कहानी में कुछ सावधानी पूर्वक समायोजित किया गया था। फिर भी कागजात में एक संदेहजनक खाली स्थान था, एक जिसे डीएनए एक दिन उजागर करेगा। वर्जीनिया की मिट्टी में लंबे समय से दफन दांत 400 साल पुराने मुकदमे में गवाह बन गए। एक बार पुरातत्वविदों ने जेम्सटाउन चर्च की चांसल के नीचे 4 दफन की पहचान कर ली, तो वे पुष्टि के लिए विज्ञान की ओर मुड़े। कलाकृतियों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड ने मजबूत सुराग दिए, लेकिन वे सभी संदेह दूर नहीं कर सकते थे। आगे जाने के लिए शोधकर्ताओं ने प्राचीन डीएनए विश्लेषण की ओर रुख किया, एक क्षेत्र जिसने हाल के दशकों में पुरातत्व को बदल दिया है। प्रक्रिया सावधानी पूर्वक रिकवरी से शुरू होती है। दांत और घने हड्डी के टुकड़े, जैसे खोपड़ी के पेट्रस भाग से सबसे अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि वे डीएनए को अधिक समय तक संरक्षित करते हैं। साफ, जलवायु नियंत्रित प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक दांत के अंदर से छोटे नमूने निकालते हैं, उन्हें पाउडर में पीसते हैं
और किसी भी जीवित आनुवंशिक सामग्री को मुक्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। इन टुकड़ों को फिर जीनोम के कुछ हिस्सों को फिर से बनाने के लिए अनुक्रमित किया जाता है। जेम्सटाउन के मामले में शोधकर्ताओं ने विशेष रूप से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या mtDNA पर ध्यान दिया। अधिकांश डीएनए के विपरीत, जो दोनों माता पिता से मिश्रण है, mtDNA केवल मां से उसके सभी बच्चों को पारित किया जाता है। यह इसे मातृवंश का पता लगाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाता है। यह कोशिकाओं में भी अधिक प्रचुर मात्रा में है, जो सदियों पुराने अवशेषों में जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है। अपेक्षा सीधी थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार कैप्टन विलियम वेस्ट और सर फर्डिनांडो वेनमैन पितृ वेस्ट पारिवारिक लाइन के माध्यम से जुड़े थे। यदि वंशावली सटीक थी, तो डीएनए को इसे दर्शाना चाहिए था। अपेक्षित पुरुष विरासत के माध्यम से रिश्तेदारी के स्पष्ट संकेत। विश्लेषण उस चीज की वैज्ञानिक पुष्टि के रूप में काम करेगा जो दस्तावेज़ और दफन संदर्भ पहले से ही सुझा रहे थे। इस स्तर पर किसी को संदेह नहीं था कि परिणाम कहानी को चुनौती देंगे। उद्देश्य दफन की पहचान के मामले को मजबूत करना और व्यक्तियों के बारे में अधिक विस्तार जोड़ना था। सब कुछ साफ तरीके से जुड़ने के लिए तैयार लग रहा था। ताबूत, कलाकृतियां, औपनिवेशिक रिकॉर्ड में नाम, और अब आनुवंशिक सबूत। इसके बजाय पुष्टि करने के, डीएनए ने कुछ ऐसी फुसफुसाई जिसे परिवार कभी सुनना नहीं चाहता था। जब परिणाम आए तो उन्होंने सिर्फ आश्चर्यचकित नहीं किया, उन्होंने पारिवारिक वृक्ष को आधे में तोड़ दिया। डीएनए विश्लेषण ने एक ऐसा परिणाम दिया जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी। जब वैज्ञानिकों ने कैप्टन विलियम वेस्ट और सर फर्डिनांडो वेनमैन के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की तुलना की, तो अनुक्रम एकदम समान थे। यह दूर की समानता का मामला नहीं था, यह एक सटीक मेल था। उस तरह का सबूत जिसका मतलब था कि दोनों व्यक्ति एक ही मातृवंश साझा करते थे। वे भाई हो सकते थे, या चाचा और भतीजा, या शायद हाल की मातृलाइन के माध्यम से चचेरे भाई। यह खोज तुरंत ऐतिहासिक रिकॉर्ड से टकराई। वंशावली के अनुसार विलियम और फर्डिनांडो पुरुष वेस्ट पारिवारिक लाइन के माध्यम से जुड़े थे, महिला पक्ष के माध्यम से नहीं। यदि कागजात सही थे तो मात्र मेल मौजूद नहीं होना चाहिए था। फिर भी डीएनए स्पष्ट था। दोनों व्यक्ति एक ही माइटोकॉन्ड्रियल हस्ताक्षर रखते थे, उनकी मात्र लाइन में एक ही महिला से पारित। इतिहासकारों के लिए इसने एक गंभीर समस्या पैदा की। कुलीन इंग्लैंड में वंशावली सावधानी पूर्वक दर्ज की जाती थी, विशेष रूप से कुलीन परिवारों के लिए जहां संपत्ति और उपाधियां दांव पर थीं। आधिकारिक दस्तावेजों में मातृ कड़ी की अनुपस्थिति असामान्य थी। इसने सुझाया कि या तो पारिवारिक वृक्ष अधूरा था या इसे जानबूझकर समायोजित किया गया था। विरोधाभास को प्रयोगशाला त्रुटि के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता था। उपयोग की गई तकनीकें प्राचीन डीएनए अध्ययनों में मानक थीं और सामग्री का संरक्षण मेल को विश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत था। इसने केवल एक स्पष्टीकरण छोड़ा। लिखित इतिहास को आकार दिया गया था, शायद प्रतिष्ठा की रक्षा या एक असुविधाजनक सच्चाई को छुपाने के लिए संपादित भी किया गया था। खोज ने पूरी जांच को बदल दिया। सवाल अब सिर्फ इस बारे में नहीं था कि चर्च के फर्श के नीचे कौन से व्यक्ति लेटे थे। यह इस बारे में था कि डीएनए ने एक ऐसी कहानी क्यों बताई जिसे रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश कर रहे थे। यदि डीएनए झूठ नहीं बोलता था तो किसी ने इतिहास को संपादित किया था। सच्चाई जमीन में नहीं थी, यह अभिलेखागार में थी। डीएनए परिणामों ने
इतिहासकारों को गहराई में जाने पर मजबूर किया। यदि विलियम वेस्ट और सर फर्डिनांडो वेनमैन ने एक ही मातृ वंश साझा किया, तो इंग्लैंड में दर्ज पारिवारिक वृक्ष अधूरा था या गलत था। उत्तर मिट्टी या हड्डी से नहीं, बल्कि अंग्रेजी अभिलेखागार में संग्रहित पुराने दस्तावेजों से आया। शोधकर्ताओं ने वेस्ट परिवार से जुड़े वसीयतनामे, प्रोबेट रिकॉर्ड और अदालती गवाही की छानबीन की। इन भंगुर कागजों में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सुराग दफन था। एक गवाही ने विलियम की मां की पहचान वेस्ट कुलपति की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एलिजाबेथ वेस्ट, गवर्नर थॉमस वेस्ट की अविवाहित चाची के रूप में की। यह खुलासा विस्फोटक था। एलिजाबेथ वेस्ट ने कभी शादी नहीं की थी और 17वीं शताब्दी के अंग्रेजी जेंट्री की कठोर दुनिया में इसका मतलब था कि यदि उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो उसे अवैध माना जाएगा। विलियम जेम्सटाउन के चर्च की चांसल में दफन सैनिक कुलीन विवाह का वैध पुत्र नहीं था, बल्कि एक अविवाहित महिला की छुपी हुई संतान था। अवैधता के गंभीर परिणाम थे। एक अवैध बच्चा संपत्ति या उपाधियों का वारिस नहीं हो सकता था, चाहे खून कितना भी कुलीन हो। उसे अभी भी परिवार के भीतर पाला जा सकता था, अफसरों का समर्थन किया जा सकता था, या यहां तक कि सैन्य कमीशन भी दिए जा सकते थे, लेकिन वह हमेशा उत्तराधिकार की आधिकारिक लाइन के बाहर बैठेगा। वेस्ट जैसे परिवारों के लिए, जिनकी प्रतिष्ठा वंशावली से जुड़ी थी, यह गहरा नुकसानदायक हो सकता था। यह बताता है कि विलियम को केवल गवर्नर के रिश्तेदार के रूप में संदर्भित क्यों किया गया था। यह शब्द सच था, लेकिन जानबूझकर अस्पष्ट था। इसने उसे उसके जन्म की सच्चाई को उजागर किए बिना संबंध के फायदों का आनंद लेने की अनुमति दी। यह भी बताता है कि आधिकारिक पारिवारिक वृक्ष में फर्डिनांडो वेनमैन के साथ मातृकड़ी का कोई उल्लेख क्यों नहीं था। उस कड़ी से वह चीज प्रकट हो जाती जिसे वेस्ट परिवार चुप रखना पसंद करता था। 400 से अधिक वर्षों तक कहानी बनी रही, लेकिन डीएनए ने इनकार के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। विलियम वेस्ट की मातृवंशावली अब सीधे एलिजाबेथ वेस्ट से जुड़ गई थी और परिवार के इसे छुपाने के प्रयास असफल हो गए थे। लेकिन अब जब रहस्य उजागर हो गया था, तो जेम्सटाउन की कहानी के लिए इसका क्या मतलब था। इतिहास सिर्फ राजाओं और गवर्नरों के बारे में नहीं है, यह मौनता पर बनी प्रतिष्ठाओं के बारे में है। विलियम वेस्ट की पैतृकता के बारे में खोज इस बात को नया आकार देती है कि हम जेम्सटाउन को कैसे देखते हैं। पीढ़ियों से इतिहास की पुस्तकों ने उपनिवेश के नेताओं को अनुशासित, विश्वास और त्याग के पुरुषों के रूप में प्रस्तुत किया, जो जंगल में इंग्लैंड के सम्मान को ले जाते थे। लेकिन डीएनए साक्ष्य दिखाता है कि वे मानवीय व्यक्ति भी थे, पारिवारिक राजनीति, महत्वाकांक्षा और गुप्तता में उलझे हुए। 17वीं शताब्दी में कुलीन परिवार छवि की गहराई से परवाह करते थे। रिकॉर्ड स्थिति की रक्षा के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किए जाते थे। वंशावली ने कुलीन संबंधों को उजागर किया, विवादों को कम किया और शर्मनाक विवरणों को मिटा दिया। विलियम वेस्ट का मामला दिखाता है कि प्रारंभिक औपनिवेशिक इतिहास का कितना हिस्सा न केवल घटनाओं से, बल्कि प्रतिष्ठा के जानबूझकर प्रबंधन से आकार लिया गया था। जो चीज इस मामले को अनोखा बनाती है, वह विज्ञान की भूमिका है। जेम्सटाउन रिडिस्कवरी पुरातत्वविदों के अनुसार यह पहला दस्तावेजित मामला था जहां प्राचीन डीएनए ने अमेरिका के प्रारंभिक अंग्रेजी कुलीन वर्ग में अवैधता साबित की। लिखित स्रोतों ने सच्चाई छुपाई थी, लेकिन आनुवंशिक साक्ष्य ने इसे निर्विवाद बना दिया। यह तथ्य कि ऐसा रहस्य सदियों तक चल सकता था, पारिवारिक नियंत्रण और ऐतिहासिक रिकॉर्ड की नाजुकता
दोनों की शक्ति को दिखाता है। निहितार्थ एक परिवार से कहीं आगे जाते हैं। अन्य औपनिवेशिक वंशावली में भी अंतराल, मौनता या संपादित कहानियां हो सकती हैं। यदि डीएनए जेम्सटाउन में छुपे हुए संबंधों को प्रकट कर सकता है, तो यह कहीं और भी ऐसा कर सकता है। एक बार सुरक्षित समझे जाने वाले पारिवारिक इतिहास को फिर से लिख सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास निश्चित नहीं है। जब नए साक्ष्य सामने आते हैं तो इसकी पुष्टि, सुधार या यहां तक कि उलटा भी हो सकता है। यह खोज उपनिवेश को समझने के हमारे तरीके को भी नया रूप देती है। जेम्सटाउन केवल अस्तित्व, अकाल और संघर्ष की कहानी नहीं थी। यह स्थिति, वंशावली और परिवार अपने सम्मान को बचाने के लिए कहां तक जाएंगे, इसकी कहानी भी थी। चर्च की चांसल के नीचे की कब्रों में सिर्फ नेता नहीं थे, उनमें एक कवर अप का सबूत था जो सदियों तक बना रहा। और यदि वेदी के नीचे इतना कुछ छुपा हुआ था, तो जेम्सटाउन की मिट्टी में और क्या इंतजार कर रहा है? हमें जो कब्रें मिली हैं, वे केवल शुरुआत हैं। जेम्सटाउन चर्च की चांसल के नीचे 4 दफन उस स्थल पर छुपे हुए के केवल एक अंश हैं। पुरातत्वविद यह जानते हैं क्योंकि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, एक तकनीक जो मिट्टी के नीचे क्या है इसका नक्शा बनाने के लिए संकेतों का उपयोग करती है। जेम्स फोर्ट के स्कैन ने दर्जनों अनुत्खनित सुविधाओं का खुलासा किया है, जिनमें से कई संभवतः कब्रें हैं। कुछ में साधारण उपनिवेशी हो सकते हैं, जबकि अन्य और उच्च पदस्थ व्यक्तियों को छुपा सकते हैं, जिनकी कहानियां अज्ञात रहती हैं। भविष्य का विज्ञान नामों से भी अधिक प्रकट कर सकता है। आइसोटोप विश्लेषण उनके दांतों और हड्डियों में रासायनिक मार्करों की जांच करके पता लगा सकता है कि कोई व्यक्ति कहां पला बढ़ा। उदाहरण के लिए, स्ट्रोंशियम और ऑक्सीजन आइसोटोप दिखा सकते हैं कि किसी ने बचपन इंग्लैंड, वर्जीनिया या किसी अन्य क्षेत्र में बिताया था या नहीं। कार्बन और नाइट्रोजन आइसोटोप आहार की जानकारी भी दे सकते हैं, यह दिखाते हुए कि कोई व्यक्ति मुख्यतः यूरोपीय अनाज खाता था या स्थानीय भोजन के अनुकूल हो गया था। इस तरह की जानकारी बता सकती है कि विभिन्न समूहों ने जेम्सटाउन की कठोर परिस्थितियों में कैसे जीवित रहा या जीवित रहने में असफल रहे। एक और सीमा पर्यावरणीय डीएनए या ईडीएनए है। कब्रों के मिट्टी के नमूनों में बैक्टीरिया, परजीवी या वायरस के सूक्ष्म निशान हो सकते हैं, जो कभी दफन व्यक्ति को प्रभावित करते थे। इसका मतलब है कि पुरातत्वविद एक दिन उन बीमारियों की पहचान कर सकते हैं जो जेम्सटाउन में फैली थीं, मलेरिया, पेचिश या अन्य संक्रमण, जिन्होंने सबसे कमजोर वर्षों के दौरान उपनिवेश को कमजोर किया। जेम्सटाउन अनोखा नहीं है। दुनिया भर में पुरातत्वविद नए उपकरणों के साथ पुरानी साइटों की फिर से जांच कर रहे हैं। स्कैंडिनेविया में वाइकिंग जहाज दफन, लंदन में प्लेग के गड्ढे और अमेरिका के प्राचीन कब्रिस्तानों का अध्ययन उसी तकनीकों से किया जा रहा है। हर बार परिणाम लंबे समय से स्वीकृत कहानियों को चुनौती देते हैं या संदेहों की पुष्टि करते हैं, जिन पर इतिहासकार सदियों से बहस करते रहे हैं। जेम्सटाउन की कब्रें इस बड़ी लहर का हिस्सा हैं, जहां विज्ञान लिखित रिकॉर्ड की सीमाओं से आगे धकेलता है। यदि सिर्फ एक डीएनए परीक्षण एक प्रमुख परिवार की आधिकारिक वंशावली को उलट सकता है, तो कल्पना करिए कि क्या हो सकता है जब दर्जनों और खबरों का अध्ययन किया जाए। हर दांत, हर हड्डी, हर मिट्टी का नमूना खुलासा होने की प्रतीक्षा में जानकारी रखता है। सवाल अब यह नहीं है कि क्या जेम्सटाउन का इतिहास बदलेगा, बल्कि कितना। एक दांत ने एक कुलीन की कहानी उलट दी। पूरा कब्रिस्तान क्या प्रकट कर सकता है? स्याही फीकी पड़ जाती है।
हड्डियां रह जाती हैं, डीएनए याद रखता है। जेम्सटाउन की खोजें दिखाती हैं कि इतिहास कभी वास्तव में समाप्त नहीं होता। सदियों तक उपनिवेश की कहानी पत्रों, आधिकारिक रिपोर्टों और पारिवारिक वंशावली के माध्यम से बताई गई थी। उन दस्तावेजों ने आकार दिया कि हम उन लोगों को कैसे समझते हैं जिन्होंने बस्ती का निर्माण किया। लेकिन हड्डियों और मिट्टी ने दूसरी कहानी बताई, हताशा, छुपे हुए घोटालों और मानवीय कमियों की। विलियम वेस्ट की पैतृकता के बारे में खुलासे उसकी सेवा को मिटाते नहीं हैं, या जेम्सटाउन में दफन अन्य लोगों के बलिदान को कम नहीं करते। इसके बजाय वे हमें याद दिलाते हैं कि ये नेता वास्तविक लोग थे। वे महत्वाकांक्षी थे, कभी कभी लापरवाह, अपनी प्रतिष्ठाओं के बारे में गहरी चिंता करते थे और सम्मान की रक्षा के लिए अपने पारिवारिक इतिहास को संपादित करने को तैयार थे। वे केवल कुलीन त्याग के प्रतीक नहीं थे, वे उसी तरह के संघर्षों में फंसे मानव थे जिन्हें हम आज पहचानते हैं। विज्ञान ने हमें उन्हें देखने का एक नया तरीका दिया है। प्राचीन डीएनए, आइसोटोप विश्लेषण और पर्यावरणीय नमूना लेना हमें इतिहास की सटीकता का परीक्षण करने की अनुमति देता है। वे उन विवरणों को उजागर करते हैं जिन्हें कागजी रिकॉर्ड ने छोड़ा या जानबूझकर स्पष्ट किया। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर कब्र, हर कलाकृति और मिट्टी की हर छुपी हुई परत में हमारे सोचने को बदलने की शक्ति है जो हम जानते हैं। स्टोन एंड बोन में हमारा मानना है कि इतिहास न केवल किताबों में जीवित है, बल्कि हमारे पैरों के नीचे जमीन में भी। हर उत्खनन, डीएनए का हर स्ट्रैंड, हर अनदेखा सुराग एक नया अध्याय खोल सकता है। जेम्सटाउन चर्च के नीचे की कब्रें केवल दफन से अधिक थीं। वे इस बात का सबूत थे कि परिवार अपने नामों की रक्षा कैसे करते हैं, विज्ञान कैसे सच्चाई को प्रकट कर सकता है, और अतीत में अभी भी खुलासा होने की प्रतीक्षा में रहस्य हैं। और यदि जेम्सटाउन ने 4 सदियों तक एक घोटाला छुपाया, तो कल्पना करिए कि और कौन से रहस्य अभी भी हमारे खोदने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।